Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for core geography optional principles of geography paper 1. Perspective in human geography में हम एरियल डिफरेंशिएशन से लोकेशनल एनालिसिस तक कवर कर चुके हैं. रेडिकल, बिहेवियरल, ह्यूमन और वेलफेयर. मैं चाहूँगा कि इन चारों लेक्चर के आने से पहले आप एक बार ये फिर से रिवाइज करो. इसके बाद ये वाले पार्ट वी हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक्स इन कल्चरल ज्योग्राफी. HDI को पॉपुलेशन के साथ डाला है, बट स्टिल इसमें से कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं. आई थिंक ये सेकुलराइजेशन बचा हुआ है. सेकुलरिज्म से थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. तो फिलहाल टाइम बीइंग वी आर मूविंग टू इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी. देखो होता क्या है, जो ये दो टॉपिक्स हैं, नॉर्मली आप क्या करते हो कि फिजिकल ज्योग्राफी बाई सविंदर सिंह पढ़ लेते हो या मोस्टली जियोमॉर्फो बाई सविंदर सिंह भी पढ़ लेते हो, लेकिन उसमें क्लाइमेट और ओशनोग्राफी फिर भी कवर हो जाते हैं काफ़ी हद तक. लेकिन बायोजियोग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी मोस्टली इग्नोर्ड पार्ट होते हैं और इन पे आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल से दिखते हैं. देखो जैसे टॉपिक बहुत सिंपल दिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, इन्फ्लुएंस ऑफ मैन, ये ग्लोबल रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बट ये बहुत ही कोर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और ये बेसिक बुक में नहीं है. इनके लिए इनफैक्ट आप रेफ़र कर सकते हो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी बाई सविंदर सिंह. तो उस बुक के जो भी रेलेवेंट स्क्रीनशॉट्स हैं वो स्कैन करके आई एम शेयरिंग इन दिस ग्रुप. तो इधर मैं शेयर कर दूंगा, तो आपको बुक परचेज़ करने की नीड नहीं है, अदरवाइज़ पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे. अराउंड 1000 पेज की बुक है. देन सिर्फ उस बुक से काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत रूपा मीट सिंपल पढ़नी पड़ती है और कुछ टॉपिक उसके एवोल्यूशन इन ज्योग्राफिकल थॉट्स में भी मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें स्ट्रहलर और WD थॉर्नबरी से पढ़नी होती हैं. तो डोंट वरी फॉर दोज ऑल थिंग्स, आई विल टीच यू. साथ में जब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप देखोगे बायो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी. यहाँ पर आप यूनिट 3 का सिलेबस अगर आप देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग, सी लेवल चेंज, ये मरीन पॉल्यूशन, ये इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का ही पार्ट है. साथ में इधर आप क्लाइमेटोलॉजी में देखो तो क्लाइमेटो में भी यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से लेके ये सब रोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ मेन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेट, ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट है. साथ में जो ज़्यादातर आपको ये कहा जाता है कि पेपर 2 बहुत ही डायनेमिक है, करंट अफेयर्स है, इसमें आप ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ अगर आप देखो, ये वाले टॉपिक्स, तो ये सारे टॉपिक्स इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. इकोलॉजिकल इश्यूज़, हैज़ार्ड्स, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, ड्राउट, एपिडेमिक, ये देखने में लगते हैं आपको करंट अफेयर्स के GS3 और GS1 के साथ तैयार हो जाओ, बट इट नॉट लाइक दैट. इनसे तैयार करके आप उल्टा GS1 और GS3 तैयार कर सकते हो, लेकिन उनके थ्रू आप तैयार करोगे तो पेपर 2 में नंबर नहीं आएंगे. इसमें यहाँ देखो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड यूज़ तो एग्री का पार्ट हो गया, EIA इन्वायरमेंट का पार्ट है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, देन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट हैं. इसमें जब तक आप कोर थ्योरीज लाइक टियो, रियोर्डन, ठीक है, इन सब की, बॉटकिन एंड केलर, ये सब, इन सब की बातें नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स आएंगे ही नहीं. कुछ कर लो आप, MJ होलीमैन के प्रिंसिपल्स आपको अप्लाई करने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें. तो वी आर स्टडीइंग दोज ऑल थिंग्स. तो फिलहाल जो अपना टॉपिक ऑफ स्टडी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, ये देखते हैं. ये लेवल 2 लेक्चर है. अभी देखेंगे लेवल 2 क्या है. ये यूनिट 4 इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी. इस यूनिट में पेपर 1 का बायो ज्योग्राफी और जितने भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं आप देख सकते हो. ये वाला जो PDF है ये टेलीग्राम ग्रुप पे इसमें शेयर्ड है. आई थिंक सबसे पहला जो व्हाट आई हैव शेयर्ड वो इधर ही शेयर किया हुआ है, आई थिंक सो. ये वाली फाइल ज्योग्राफी स्ट्रेटजी, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. तो क्वेश्चंस देखते हैं कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हैं. देखो डायरेक्ट क्वेश्चन जो इससे आए हैं ना, बायोटिक सक्सेशन, अगर आप देखो यहाँ सिलेबस में ना, बायो ज्योग्राफी में 2 टॉपिक हैं ये वाले, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड दोज ऑफ प्लांट्स, की पूरी दुनिया में एनिमल और प्लांट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं. उसमें हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. यहाँ पे तो हम जस्ट उसकी बात करके छोड़ देते हैं कि बायोटिक सक्सेशन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसको हम उस टॉपिक के साथ ही कवर करेंगे. फिलहाल तो इसका जस्ट नाम लेके आगे बढ़ जाएंगे. क्या एपिक लिमिट्स, उन्होंने क्या क्या 5 स्टेप्स दिए हैं, क्या फैक्टर्स हैं. देन ये क्वेश्चन आप आज के लेक्चर के बिना नहीं कर सकते हो. साथ में इसमें फिर कुछ एडवांस टॉपिक्स कवर करने होंगे, तो वो आने वाले लेक्चर्स में कवर होंगे. तो ये आपको कलेक्ट करना है. द वेब ऑफ वाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कलेक्ट करना है. बहुत सारे टॉपिक्स से इसका आंसर बनेगा मिलके. बट अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा आंसर बना सकते हो, अदरवाइज तो कतई बिल्कुल फंगस सा फालतू सा आंसर बना दोगे. ये कहता है द वेब ऑफ लाइफ इज सीमलेस, और अगर आपका एक जगह पे डिसरप्शन होता है तो उसके कंसिक्वेंसेस पूरे इकोसिस्टम पर रिपल डालते हैं. तो ये MG होलीमैन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, वहाँ से देखेंगे. ये जो 4 इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स, ये कट हो गया, MJ होलीमैन लिखा हुआ है, इन्होंने 1974 में दिया था.
तो आज के लेक्चर का ये हैंड रिटन PDF है, ये यहाँ पर शेयर ऑलरेडी किया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, साइन GEOG जियोलॉजी के लिए साइन GEOL है। अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। देन synopsisis.in वेबसाइट पर आपको ज्योग्राफी क्लासरूम और ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज़ ये मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ कोर्स डिटेल्स में जाते हो, क्लिक केयर फॉर डिटेल्स, दिस इज़ फीस वेरी वेरी नॉमिनल, तो आपको यहाँ पर इनकी डिटेल मिल जाएगी। तो ये आज का लेक्चर है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में लेवल 1 और लेवल 2 के लेक्चर्स हैं। लेवल 2 कोर ऑप्शनल के लिए, लेवल 1 आपका GS से जो कॉमन है वो है। देन एडवांस लेक्चर ये फिर वी हैव प्रोवाइड दोज फॉर पेड स्टूडेंट्स जिन्होंने कोर्स रजिस्टर किया हुआ है। लेवल 1 के लेक्चर जैसे हम इन्वायरमेंट में देखें तो आप सिनॉप्सिस IAS का यूट्यूब चैनल सर्च करोगे, सिनॉप्सिस IAS, तो यहाँ पर जनरल स्टडीज़ प्री और मेंस में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर, अराउंड 16-17 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं और भी काफ़ी सारे लेक्चर्स आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी जो आज का लेक्चर, इसके बेसिक्स तो यहाँ पर दीपिका मैम ऑलरेडी पढ़ा चुकी हैं, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस लेक्चर को देखो, क्योंकि जो अभी लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ उसमें जो ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं इस वाले इन्वायरमेंट लेक्चर 1 में, इसको तो वापस से डिस्कस नहीं। इस लेक्चर में हम मेनली 2 चीज़ें पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी क्या होते हैं, साथ में स्कोप ऑफ इकोलॉजी क्या है, सब्जेक्ट स्कोप ऑफ इकोलॉजी। देन एडवांस लेक्चर में हम इकोलॉजिकल निश की बात करेंगे, उससे रिलेटेड जो 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। देन जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है उसको हम एक्सपेंड करेंगे इकोलॉजी पे कैसे लगता है इन्वायरमेंट में, तो दैट इज़ फाइन। तो इकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, लॉजी मतलब होता है साइंस, स्टडी ऑफ समथिंग, इको मतलब कुछ समथिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट की स्टडी, इको, ठीक है, मतलब दिस इज स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन आई थिंक आप जानते होंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, आप ये बना सकते हो। ऑर्गेनिज्म की इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन है और ऑर्गेनिज्म का विदिन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या इंटरेक्शन है, उसको हम उसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो इन 3-4 चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, व्हाट इज इकोलॉजी। ये डायग्राम आप इसको, दिस इज डायग्राम फॉर इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अब ये आपको क्वेश्चन की तरह आना चाहिए, स्कोप क्या है इकोलॉजी का। 2 चीज़ें करता है इकोलॉजी, एक तो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, और दूसरा उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे डार्विन की थ्योरी है, डी व्राइस की थ्योरी है, या आइसोलेशन में जो उनका रिप्रोडक्शन होता है उसकी थ्योरी है, व्हाटएवर। तो ये सारे स्कोप में आते हैं। और RF दसमैन, ये इनका नाम बहुत ही क्रूशल है। 1974 में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। इनके नाम पे UPSC कम से कम 5 क्वेश्चन पूछ चुका है अब तक ऑप्शनल में। जैसे यूज़ एंड थ्रो अवे सोसाइटी इनका दिया हुआ, यूज़ एंड थ्रो अवे कल्चर इनका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। देन वो जो एक पेव थ्योरी पूछी थी अभी 2 साल पहले, उसमें इनका V और E के अलावा जो पर्सपेक्टिव, ये परसेप्शन और एटीट्यूड, वो RF दसमैन ने दिया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोग्राफर हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल मीन्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो स्कोप ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं। देखो स्कोप तो एग्जैक्टली क्या है, स्कोप है पूरा सिलेबस है। अगर भूल जाओ सिलेबस याद करो कौन कौन से चैप्टर हैं, वो पूरा है। लेकिन स्कोप का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है ना, लॉजी मतलब साइंस, तो ये सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ता है, ठीक है। तो ये स्कोप ऑफ इकोलॉजी, लाइक आपका ज्योग्राफी का स्कोप अभी क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, देन बायोज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल, देन ऐसे टोटल 20 यूनिट्स में आप पढ़ते हो। तो ये आपका स्कोप हुआ। फिजिकल इन्वायरमेंट है, देन ह्यूमन बीइंग है, सारी चीज़ें आप ले दो, ट्रांसपोर्ट, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग। इकोलॉजी में क्या क्या आते हैं, तो इकोलॉजी में एवरीथिंग आप पढ़ते हो, फ्रॉम स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके पूरा बायोस्फीयर तक पढ़ते हो। आप कहते हो बायोस्फीयर हमारे लिए एक इकोसिस्टम है पूरा लार्जेस्ट स्केल पे। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी हम पढ़ते हैं इसमें, लाइक पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। देन इसके बाद ऐसा नहीं कि इश्यूज़, इनकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल, ये सब आप GS में खैर ट्रेस करते रहते होगे। इन्वायरमेंट को लेके बिल्कुल हाई तौबा मची रहती है UPSC एस्पिरेंट्स के बीच में। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इस स्कोप कैसे हुआ है, स्कोप कैसे एक्सपेंड हुआ है, 4 फेज़ में होता है। पहला फेज़ है वो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले तक है। तो पहले तो लोग यही कहते थे कि आप सब्जेक्ट को डिफाइन कर लो, वेजिटेशन और एनिमल का क्लासिफिकेशन कर लो। साथ में जो पहले इकोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन पे ध्यान देती थी कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो डार्विन से ज़्यादा रिलेटेड थी। तो जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी ना, स्कोप 2 चीज़ें होती है। एक जो आज के टाइम में स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, ये वाला, ये आज का कंटेम्प्रेरी पैराडाइम है इकोलॉजी में, और ये पुराना है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी इकोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ये वाला, ये आज का पैराडाइम है जो पॉइंट नंबर 1 है, और ये इवोल्यूशनरी इकोलॉजी पहले का है।
तो ये था फेज़ वन। फेज़ वन में हम मेनली जानना चाह रहे थे कि कैसे धरती बनी, कैसे जीव जानवर जंतु सब बने, तो लाइक दैट। फेज़ टू क्या था, इंटर वॉर, मतलब वर्ल्ड वॉर वन से लेके वर्ल्ड वॉर टू के बीच का जो पीरियड था उसको हम फेज़ टू कहते हैं। यहाँ पर साइंटिफिक मेथड्स डेवलप किए गए, इकोलॉजी में, ज्योग्राफी में लैब एनालिसिस थे। रूट्स ऑफ क्यूआर धीरे धीरे इस टाइम पे जन्म लेने लगे थे, ठीक है। तो वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इकोलॉजी में भी आया। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट बियॉन्ड प्लांट और ऑर्गेनिज्म के बियॉन्ड भी गए। ये वो टाइम था जब एयर, वाटर पॉल्यूशन, वॉर, क्राइसिस, ये सारी चीज़ें इस सब्जेक्ट में ऐड की गई। देन फेज़ थ्री अब आ चुका था आपका क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन और सिस्टम एनालिसिस, पॉजिटिविज्म, ये बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो ये वही फेज़ है जहाँ पर क्यूआर अपने बिल्कुल राइज पे था। 1948 में जेम्स कॉनेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था ज्योग्राफी एक आपका यूनिवर्सिटी लेवल का सब्जेक्ट है ही नहीं, इसका कोई सोशल रेलेवेंस नहीं है। तो फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, सिस्टम एनालिसिस ज्योग्राफी की हर ब्रांच में एंटर किया, उसमें से एक ये वाला इकोलॉजी भी था, उसका फेज़ थ्री कहलाता है। पॉजिटिविज्म मतलब रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे, ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन भगवान की वजह से हुआ है, नो, नॉट लाइक दैट, ठीक है, कुछ रीज़न रहा होगा। देन फेज़ फोर, ये मॉडर्न फेज़ जो आज के टाइम में चल रहा है। आज के टाइम में हमारा जो ध्यान रहता है अप्लाइड इकोलॉजी के इमरजेंस पर अप्लाई कैसे हो रही है। अल्टीमेटली आप सिलेबस में देखो कुछ भी, अगर हम यहाँ देखें तो आज के टाइम में जो भी है ये पेपर टू पूरा अप्लाइड पार्ट है। यहाँ देखो आप, अप्लाइड जियोमॉर्फ है, जियो हाइड्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, इन्वायरमेंट, यहाँ भी अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी है, यहाँ भी अप्लाइड ओशिनोग्राफी, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन सिलेबस, लेकिन क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। देन ये सब पूरा अप्लाइड पार्ट ही है ना कहीं कहीं। तो सीसी पार्क, इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो ये नाम भी रट लो। देखो जो नाम मैं आपको यहाँ लिख दूँ उनको बिल्कुल आप रट्टू तोते की तरह रट मारो, घोटा मार दो। एम्प्लॉयड इन प्लानिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इकोलॉजी का रोल अभी तक प्लानिंग में नहीं होता था, लेकिन अब हम प्लानिंग उससे थ्रू करने लगे हैं। अब आज के टाइम पे तो आप देखो कि कोरोना वायरस जो चल रहा है, ठीक है, तो उसने पूरी प्लानिंग, इकोलॉजिकल बैलेंस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। और प्लानिंग अब आपको इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इस तरह से बनाने पड़ेंगे, कुछ न्यू प्रिंसिपल्स भी आपको ईजाद करने पड़ेंगे, लाइक जो ये हाइपर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो फिर ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी पढ़ते हैं, कहीं 7 होते हैं, कहीं 6 होते हैं, कहीं 20 होते हैं। तो इसमें जो भी रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं उनको मैंने ग्रुप कर दिया। पहला प्रिंसिपल यही है, इकोसिस्टम इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़। इकोसिस्टम मतलब होता है इको प्लस सिस्टम। तो सिस्टम अप्रोच मतलब, सिस्टम का मतलब इफ़ आई एम स्टडीइंग मुंबई सिटी इन इंडिया, तो मुंबई की बाउंड्रीज मेरे लिए सिस्टम है, बाकी मुझे कुछ मतलब नहीं है, एवरीथिंग एल्स इज जीरो फॉर मी। तो ये सिस्टम अप्रोच हुआ। मुंबई के अंदर के इंट्रैक्शन में देखूंगा कि दादर का कुर्ला से, बायकुला से, ठीक है, मुलुंड से, खोपाली से, इन सबसे कैसे इंट्रैक्शन है। सो दैट इज इकोसिस्टम। अब उसमें क्या है, दोनों चीज़ें होती है इकोसिस्टम में, बायोटिक प्लस अबायोटिक। ऊपर हमने इसका फिगर देखा ही था। इकोसिस्टम एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है, इसको याद रखना। मोनिस्टिक क्यों है, क्योंकि ये आपका बायोटिक प्लस अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स को साथ में ले आता है, प्लांट्स, एनिमल्स और इन्वायरमेंट सबको साथ में लाता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। एकावादी कुछ होगा इसका मीनिंग। दूसरी चीज़ है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म इज़ फॉलोड। देखो अभी आपने जियोमॉर्फोलॉजी, आई डोंट नो कि आपने डिटेल में पढ़ी है। जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो WD थॉर्नबरी के, मतलब बेसिक बुक में तो नहीं मिलेंगे, इसको पढ़ने के लिए आपको या तो जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह पढ़नी पड़ेगी या फिर सिनॉप्सिस के लेक्चर देखो, व्हाटएवर। तो WD थॉर्नबरी की 9 थ्योरीज़ हैं बेसिकली। नॉर्मली आप 3 थ्योरीज़ पढ़ के जाते हो एग्जाम में, अभी तक 4 ही पूछी हुई है टोटल, बाकी 5 आनी बाकी हैं, ठीक है। लेकिन 5 कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ लेता है, आप उनको यूज़ कर सकते हो दूसरे आंसर्स में। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, डायरेक्टली इस पर कभी जियोमॉर्फ में क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन इकोलॉजी में कैसे अप्लाई होता है। WD थॉर्नबरी की जो थ्योरी है, उनकी थ्योरी नंबर 1 यही कहती है, द सेम प्रोसेसेस, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस विच ऑपरेट टुडे। मतलब ये सीधे कहते हैं जो प्रोसेस आज हो रहे हैं वो हमेशा से होते आए हैं। जैसे अगर रिवर आज इरोजन करती है तो हमेशा से इरोजन ही करती आई है। यूथ फेज़ में रिवर ज़्यादा इरोजन करती है, इरोजन की अगर हम रेट देखें तो ऐसा यूथ फेज़ में ज़्यादा इरोजन है, मिडिल फेज़ में इरोजन थोड़ा कम है, और सेनाइल फेज़ में, ओल्ड फेज़ में इरोजन कम है। तो द सेम प्रोसेस विच ऑपरेट टुडे, जो भी प्रोसेस आज हो रहे हैं, ऑपरेटेड इन द पास्ट, हमेशा से होते आए हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वही मैग्नीट्यूड हो सकता है आज रिवर आपका किसी अलग मैग्नीट्यूड से इरोजन कर रही हो सकता है आज से 1000 साल पहले और तेज़ी से इरोजन करती हो। जब हिमालयाज़ का अपलिफ्टमेंट हो रहा होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा तेज़ी से इरोजन भी चल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है, मतलब जो आज हो रहा है वही हमेशा से होता आया है, वही हमेशा होता रहेगा। तो इस तरह से ये कहते हैं जेम्स हटन,
ठीक है, HUTTON, जेम्स हटन। इन्होंने 1785 में ये प्रिंसिपल दिया था। स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट थे, तो अभी इन्वायरमेंट में आपको ज़्यादा नहीं समझना है। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। द प्रेजेंट इज की टू पास्ट, मतलब आप आज देख लो क्या हो रहा है, आज की डेट में इंसान कैसा है, आपको पता चल जाएगा पास्ट में कैसा था। इसका आप रिवर्स देख सकते हो, पास्ट में इंसान कैसा था तो उसके थ्रू आप ये देख सकते हो फ्यूचर में कैसा होगा, ठीक है। तो हम इसीलिए हिस्ट्री भी पढ़ते हैं कि हम पुराने इंसान को जानने की कोशिश करते हैं कि हम आज ऐसे क्यों हैं, सोशल डिस्पैरिटीज़ क्यों हैं आज दुनिया में। तो इन सब चीज़ के लिए हमें पास्ट की स्टडी करनी पड़ती है। तो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ठीक है। देन इसको जियोमॉर्फोलॉजी और जियोलॉजी में तो ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जेम्स हटन ने 1785 में, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट में इसको मॉडिफाई किया है DB बॉटकिन एंड EA केल्लार 1982। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, जब भी आएंगे बिल्कुल पेयर में आएंगे। तो इन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि जो भी अब यूनिफॉर्मिटेरिज्म होता तो आया है, लेकिन ये वेरी करेगा, ह्यूमन इन्फ्लुएंस के साथ बदलता रहेगा। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं। इसको आप जो ये वाला है जीन ब्रुनेस, एक वो हुए हैं BRUNHES, ये जब आप पर्सपेक्टिव में पढ़ोगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ये कहती है कि मतलब हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो आप उसको जीन ब्रुनेस से रिलेट कर सकते हो, बट उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में कहा था, इसलिए मैंने यहाँ इनका नाम नहीं दिया, जस्ट आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है और फिजिकल इन्वायरमेंट, तो ये वाला पार्ट आपका जीन ब्रुनेस ने कहा था म्यूचुअली रिएक्टिव है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। देन ये चीज़ आपको पता है, देयर इज यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक एनर्जी फ्लो इनिशिएटेड बाय सोलर इंसोलेशन। ये कैसा होता है कि मतलब सन से एनर्जी आई है, ट्रॉफिक लेवल, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये आपकी घास पैदा हुई, घास को जानवर ए ने खाया, ठीक है, जानवर ए को जानवर बी ने खाया, जानवर बी को सी ने खाया, ठीक है। यहाँ एनर्जी का लॉस होता है, सपोज सन से इसको आपको 100 कैलोरी एनर्जी मिली, तो एक लेवल ऊपर जाके 10% रह जाती है, दूसरे लेवल जाके ऊपर ये 1% रह जाती है, फिर ऊपर उसको 0.1%। तो इसीलिए फिर जो प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेरियन, वो कहते हैं कि वेजिटेरियन आप ज़्यादा खाओगे तो आपको ये पूरी एनर्जी मिलेगी, ये लोग नहीं मरेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए वेजिटेरियनिज्म प्रमोट भी किया जाता है। खैर यहाँ पर 2 लॉ चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, आई थिंक आपको पता है अगर आप साइंस या बीटेक बैकग्राउंड से, अदरवाइज ये पढ़ लो। एनर्जी इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो ऊर्जा पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। दूसरा लॉ ये कहता है जब काम किया जाता है तो एनर्जी एक फॉर्म से ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म, ये फॉर्म लिखा है, ये फॉर्म लिखा है, वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। जैसे अगर मैंने खाना बनाया है गैस के ऊपर, इफ़ आई एम मेकिंग, ये तवा है, ये रोटी बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये सिलेंडर में LPG था, इसको हमने बर्न किया, जो एनर्जी निकली वो अब चपाती में आपकी आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एनर्जी हो सकती है। ये 2 लॉ हैं। देयर इज़ लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ये लिंडमैन्स लॉ ऑफ 10% है। सीधे सीधे जो मैंने आपको बताया, लेवल जब सपोज आपका हर्बीवोर्स है, गाय खाएगी, सपोज ये आपका 100 कैलोरी ऊर्जा देती है घास, ठीक है, तो गाय को 10 कैलोरी मिलेगी। गाय को खाने वाला शेर है तो शेर को 1 कैलोरी मिलेगा, शेर को खाने वाला जो भी होगा उसको 0.1 कैलोरी मिलेगा। इससे डिफाइन होता है, मतलब इसीलिए आप देखो शेर से ऊपर 3-4 ट्रॉफिक लेवल से ऊपर आपका होता ही नहीं है फूड चेन या फूड वेब अगर आप बात करो तो, ठीक। देन आई होप ये सब टर्म्स आपको पता होंगी, फूड चेन, फूड वेब, अदरवाइज आपको ये देखना ही पड़ेगा ये वाले इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर, इसमें सब कहीं ना कहीं इधर उधर ये सारे डिस्कस किए हुए। देन जियोकेमिकल साइकिल सर्कुलेट करती हैं मैटर बायोस्फीयर में। हाँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है तो आपने इन्वायरमेंट कहीं से भी कवर किया हो, बट ये लेक्चर से एक बार देख लेना, बिकॉज ये जो कंटेंट है, दिस कंटेंट आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल्दो दीपिका मैम हैज़ डिलीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिक मुझे लगा कि इन्वायरमेंट और जियोग्राफी ऑप्शनल के बीच में कॉमन है, लेकिन हम जो GS में पढ़ सकते हैं उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो प्लीज़ लेवल 1 इग्नोर मत करना। इनफैक्ट जहाँ भी आपको ये लेवल 1 दिखे, लाइक क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, जहाँ भी मैंने पढ़ा दी है, सिनॉप्सिस पे किसी ने भी पढ़ा है, वो प्लीज़ फॉलो कर लेना, ठीक है। देन जियोकेमिकल साइकिल सर्कुलेट करती है मैटर, ठीक है। बायो केमिकल साइकिल जो होती है, इस पर लेक्चर आई थिंक आना अभी बाकी है, सिर्फ एक यही टॉपिक है, स्टैटिक इन्वायरमेंट। देन बात करते हैं MJ हॉलीमैन, ये आप राइटिंग कट गया है, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो MJ हॉलीमैन 1974, इन्होंने 4 इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल दिए थे। तो जो ये क्वेश्चन है कहीं ना कहीं कि मतलब एक पार्ट दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो पॉज करके, देन ये आप ये इनके 4 प्रिंसिपल्स पढ़ो। आई थिंक आप इन्हीं प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहला ये पॉइंट ये कहते हैं, नथिंग एक्चुअली डिसअपियर्स व्हेन वी थ्रो इट अवे।
आप फेंक दो तो कुछ गायब नहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं रह जाता है दुनिया में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितने भी मटेरियल हैं वो सब रीअरेंज हो जाते हैं, साइक्लिंग और रिसाइकलिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ भी आपका गायब नहीं होगा। देन दूसरा कॉन्सेप्ट हॉलीमैन ये कहते हैं, ऑल सिस्टम्स एंड प्रॉब्लम्स आर अल्टीमेटली इफ नॉट इंटीमेटली इंटर रिलेटेड। मतलब जैसे सपोज अभी चाइना से कोरोना वायरस आपका ओरिजिन हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें मतलब नहीं था कि चाइना में ही तो फैला है, ठीक, लेकिन अल्टीमेटली वो सब इंटर रिलेटेड थे, क्योंकि कोई ना कोई फ्लाइट से जा रहा था, कोई कैसे जा रहा, चाइना से इटली पहुँचे, इटली से कहीं पहुँचे, देन कुछ लोग इंडिया आए, तो धीरे धीरे एक सुपर स्प्रेडर की नीड थी, वो यहाँ फैला, पूरा यूएस से लेके पूरे वर्ल्ड वाइड अब इन्होंने बिल्कुल गंद मचा ली है, ठीक। तो ऑल सिस्टम्स एंड प्रॉब्लम्स जितने भी हैं अल्टीमेटली तो इंटर रिलेटेड हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और यही वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा क्यों है? देखो, यहाँ हमने बात करी ली कि आप कुछ भी फेंक दो कभी नष्ट नहीं होता है। साथ में क्या है, इट डज़ नॉट मेक सेंस कि आप किसी ऐसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर दो कि क्राइसिस हो रही है हमारे यहाँ, ठीक है, कि हम अपने यहाँ उस क्राइसिस को सॉल्व नहीं करेंगे, दूसरे लोग भूखे मर रहे हैं तो मरने दो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वी कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वन बाई वन। हमें क्या है, एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। देन हॉलीमैन का जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं, वी लिव ऑन अ प्लेनेट अर्थ हुज रिसोर्सेज आर फाइनाइट। हम एक ऐसी धरती पर रहते हैं, हम एक धरती पर रहते हैं जिसके रिसोर्सेज फाइनाइट हैं। रिसोर्सेज या इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एक ही बात है, ठीक है। इकोलॉजिकल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन R.F. डसमैन ने दिया हुआ है, तो वो हम पढ़ेंगे। देन चौथी चीज़ है कि नेचर हैज़ स्पेंड लिटरली मिलियंस ऑफ ईयर रिफाइनिंग अ स्टेबल इकोसिस्टम, ठीक है। नेचर ने तो मिलियंस ऑफ ईयर लगाए हैं उस इकोसिस्टम को स्टेबल करने में, और उसकी हम बिल्कुल ऐसी वैसी मचाए पड़े हैं, ठीक। तो ये हॉलीमैन के कहीं ना कहीं प्रिंसिपल हैं। यहाँ से आप इंट्रो दो, ये हॉलीमैन से मिलेंगे। देन इस क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट आपको एड्रेस करना है वो आपको ज़ोबलर की थ्योरी इसमें आपको अप्लाई करनी है। देन पेव थ्योरी से रिलेटेड परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यू एंड इमोशन, इसमें से आपको एटीट्यूड वाली पार्ट में जाना है, वो भी आपको R.F. डसमैन के कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर 4 पार्ट में लिख पाओगे। स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी है, MJ हॉलीमैन की चीज़ें आप समझाओगे कि द वेब ऑफ लाइफ इज सीमलेस। डेफिनेटली आप बताओ बिल्कुल कि जैसे हमने उनका पहला एक्सप्लेन किया था, ठीक है, नथिंग एक्चुअली डिसअपियर्स व्हेन ऑल सिस्टम्स एंड प्रॉब्लम्स आर अल्टीमेटली इफ नॉट इंटीमेटली इंटर रिलेटेड, ठीक है। वहाँ से आप इनकी बात करोगे, कंसिक्वेंस ऑफ डिसरप्शन, कोई एक एग्जांपल लेके बात करो, लेकिन हमेशा आप इन 4 प्रिंसिपल्स के इर्द गिर्द ही बात करोगे, तो आप इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकते हो। देन फिर अब कुछ सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं, ये कहते हैं द नॉर्मल या फिर अनइवेंटफुल इकोसिस्टम, जहाँ पर कोई मेजर इवेंट्स नहीं होते हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी इजीली अटेन कर लेता है, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, क्लाइमैक्स आ चुका है। ये क्लाइमैक्स क्या होता है, ठीक है, ये सब क्लाइमैक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें, या फिर आपका डिस्टॉर्टेड क्लाइमैक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। देन होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म, होम्योस्टेसिस होता क्या है, सपोज बॉडी में बताऊं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर आई थिंक 98.6 या जो भी होता है, सपोज 98 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सपोज ड्यू टू एनी रीज़न ये 100 हो गया, तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म क्या करेगा कि बॉडी से पसीना निकलेगा और वो टेम्परेचर यहाँ लाने की कोशिश करेगा। दिस इज होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। सपोज ये टेम्परेचर 102 चला गया, अब होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म नॉट वर्किंग, तब आपको इंड्यूस्ड काम करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज स्टेबिलिटी अटेन नहीं होगी, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म यही करता है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स, जैसे ही आपका डिफरेंस क्रिएट हुआ, रिस्पॉन्स देगा और उसको डिफरेंस जो भी उसको डिफरेंस को फुलफिल कर देगा। इसको हम नेगेटिव रिस्पॉन्स सिस्टम भी कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म इज फॉलोड टू काउंटर बैलेंस एनी चेंज, कोई भी चेंज होता है टू ब्रिंग बैक द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, इतना ही चेंज करो जितना सस्टेनेबल हो, रेजिलियंस के बियॉन्ड हो। आप एक रबड़ को थोड़ा खींचोगे वो वापस अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। लेकिन आप उसको इतना खींच दोगे कि उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाए, तो फिर या तो वो ब्रेक हो जाएगी या कभी उस स्टेज में नहीं आ पाएगी। तो ये पॉइंट भी आपको ऊपर इस वाले क्वेश्चन में एड्रेस करना चाहिए। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन, यहाँ जस्ट हम बात करके चलेंगे, सक्सेशन पर पूरा एक लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। देयर इज सक्सेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज़, ये होता है, लेकिन मेनली मतलब एनिमल स्पीसीज़ में आपको फिर ना भी दिखे, लेकिन वेजिटेशन कम्युनिटी में तो दिखता है।
F.E. क्लीमेंट्स, इसको मैंने सीमेंट से याद किया था। तो इन्होंने 5 स्टेजेस दी थी, इनको स्टेज को हम सीर कहते हैं, ठीक है। होता क्या है देखो, न्यूडेशन, माइग्रेशन, बिल्कुल सिंपल सा एक अगर समझाऊँ ये क्या है, तो न्यूडेशन मतलब ड्यू टू एनी रीज़न धरती का कोई एरिया बेयर हो गया, लाइक वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूरा आपका लावा फैल गया है, ठीक, या आपका ओशियन था, ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक वाटर था, अब ड्यू टू एनी रीज़न आपका सी लेवल डिक्रीज़ हो गया, तो आपका ये जो पूरा पार्ट था ना, तो ये वाला पार्ट अब आपका एक्सपोज हो गया, ठीक है। तो ये आपका न्यू सरफेस क्रिएट हो गई, ठीक। तो यहाँ पर न्यूडेशन हुआ, ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं न्यूडेशन, मतलब धरती बेयर हो गई है। देन माइग्रेशन, कुछ स्पेसीज़ आएंगे, उनको हम पायनियर स्पेसीज़ कहते हैं, वो आएंगे। देन इकेसिस, आई थिंक ये प्रजनन से रिलेटेड। देन रिएक्शन, आपस में 2 तरह की स्पीसीज आ गई तो आपस में रिएक्शन कंपटीशन करेंगे। देन स्टेबलाइजेशन, जो जीत जाएगा, डार्विन की थ्योरी, NMERS, इस तरह से मैंने इनको रटा है, तो आप भी रट सकते हो। तो इसी को डिटेल में पढ़ना होता है। अल्टीमेट में जो कम्युनिटी बचती हैं उनको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक। देन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़ के लिए 2 थ्योरीज़ हैं प्लस एक कॉन्सेप्ट है। एक थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की, आपने सुनी होगी बहुत आराम से, नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर ये बेस्ड है कि जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं वही फिट रहते हैं। जैसे आपने आज देखा होगा, आज के हिंदू में हमने डिस्कस भी किया था कि कोमोर्बिडिटी, जिनको एक बीमारी है उसके अलावा, मतलब जिनको कोविड-19 हो गया प्लस उनमें और कुछ बीमारियां हैं, तो उनका डेथ रेट अराउंड 78 to 80% है इंडिया में, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो हार जाएगा, ईदर फ्लोरिश और पेरिश, ठीक है। ये UPSC भी कहता है, या तो आप कंपटीशन को सर्वाइव कर लो, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाओगे, नॉट इन द लाइफ बट एटलीस्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। देन दूसरी थ्योरी है वो डी व्राइस की थ्योरी है। ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन की बात करता है। ये कहता है कि इवोल्यूशन स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे आप आजकल देख रहे होगे ना कि कोरोना वायरस का एक जीन अभी चेंज हो गया। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन आप नेगेटिव सेंस में मत लेना। म्यूटेशन ये है, सपोज ये फ्लावर आपका पूरा रेड कलर का ऐसे ऐसे था, ठीक है, पूरा कलर रेड है, ठीक, लेकिन म्यूटेशन में क्या हुआ कि एवरीथिंग इज़ रेड, लेकिन इसका एक पार्ट ये ब्लू हो गया। इस तरह से आप देखते हो ना कि कुछ मतलब शिमला मिर्च है तो रेड की ग्रीन हो जाती है, इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो डी व्राइस कहते हैं कि चेंजेस आपके स्पॉन्टेनियस होते हैं और इसको हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन कहते हैं। सी व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, ये पूरा रेड कलर का फ्लावर था, एक पत्ती सफ़ेद हो गई, फिर यहाँ 3 हो जाएंगी, तो इस तरह से इवोल्यूशन हुआ करता है। तो डी व्राइस क्या कहते हैं, एक ही जनरेशन में ये चीज़ हो सकती है। देन तीसरे तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब सपोज़ ये पूरा ओशियन है, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है, अब यहाँ दूसरी कोई स्पीसीज ट्रैवल नहीं कर सकती है नेचुरली, तो इवोल्यूशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज यहाँ डेवलप होंगी जो बाकी मेनलैंड या दूसरे आइलैंड से डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग या जीन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, यहाँ के लोग यहाँ के लोगों से प्रेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये PAFURLEY फर्ले एंड WW न्यू ई NEWEY 1983 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ये नाम रट सकते हो, इनका कम से कम 20 बार जिक्र आएगा, तो जो मैक्सिमम नाम है वो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है, लेक्चर्स में। देन इकोसिस्टम मॉडिफाई करता है खुद को, जैसे हमने बात की थी स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, मॉडिफाई करता है। मैन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन में, जैसे DB बॉटकिन और EA के लार्मेकी, ठीक, कि मतलब मैन तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है, पूरा रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर ले रहा है, तो इकोसिस्टम के पास ऑप्शन क्या है अपने को मॉडिफाई करने के अलावा? सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, मान लो ये एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ पेड़ लगे हुए हैं, ठीक, ड्यू टू एनी रीज़न यहाँ पर आग लग गई, तो अब आपका ये बेयर ग्राउंड सरफेस हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब वेयर वेजिटेशन ऑलरेडी डेवलप्ड बट रेंडर्ड न्यू, किसी भी रीज़न से, चाहे वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट फायर की वजह से हो सकता है, आपका ग्लेशिएशन की वजह से हो सकता है, फ्लड की वजह से हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी वेजिटेशन डेवलप थी, लेकिन अब वहाँ पर ये एरिया न्यूड हो गया, लेकिन यहाँ पर अब दोबारा से सेम तरह की वेजिटेशन डेवलप हो सकती है। तो ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है, इकोसिस्टम ने मॉडिफाई कर लिया। और इकोसिस्टम कब मॉडिफाई नहीं कर सकता है? इफ़ इट इज़ अनेबल टू सस्टेन द चेंज, तो भी ये अनस्टेबल हो जाता है। देन देर इज़ नो स्टेबल इकोसिस्टम। देन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक, बायोटिक में आपको क्या ही पढ़ा दूँ, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ है जो, और नेक्स्ट प्रिंसिपल है, नेचुरल हैज़ार्ड एडवर्सली अफेक्ट करते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी को, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है अल्टीमेट गोल, मतलब इकोलॉजिकल प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, एक ये भी है इकोलॉजिकल स्टडी कि प्रिजर्व करने हैं हमें रिसोर्सेज। हर एक नेशन को एक इन्वेंट्री बना के रखनी चाहिए बायोलॉजिकल इंडाउमेंट की, ये कहा है J. टेर बोरो 1974 में। ये नाम नहीं भी याद रखना है तो रख लो, अदरवाइज आप कंक्लूजन के लिए याद रख सकते।
तो आई होप कि ये एक इनरिचिंग लेक्चर था। अब हम बाद में जो लेवल 3 का लेक्चर है उसमें और इसके जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है उसका एप्लीकेशन देखेंगे इन्वायरमेंट पे। देन इसके बाद जो निश हैं, कितने डिफरेंट टाइप के निश होते हैं, उन निश की हम बात करेंगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे डीप इकोलॉजी वर्सेस शैलो इकोलॉजी। ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये डीप इकोलॉजी मतलब इकोसेंट्रिक अप्रोच है और शैलो इकोलॉजी मतलब ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है। डीप इकोलॉजी को हम बायोसेंट्रिक या लाइफ सेंट्रिक अप्रोच भी कहते हैं, शैलो को एंथ्रोसेंट्रिक कहते हैं। शैलो इकोलॉजी ये कहती है कि मतलब आपको सिर्फ इंसान के पर्सपेक्टिव में चीज़ें देखनी है। डीप इकोलॉजी ये कहती है कि आपको इंसान के अलावा बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव में भी चीज़ें देखनी है। इन्वायरमेंटलिज्म के लेक्चर में हम ऑलरेडी ये चीज़ थोड़ी सी डिस्कस कर ही चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो इफ़ यू वांट टू डू आंसर राइटिंग या फिर खुद को टेस्ट करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ दीज थिंग्स। ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ की जो लॉन्च डेट है दैट इज़ 4th of May। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव अ गुड डे।